ओके, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। चलो, लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स देखा था एंड देन वी हैव सीन द टैक्स रेट्स। फिर से एक बार टैक्स रेट को रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम बात करें इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजीपीस इन केस ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 बीएसी अप टू 3 लाख नो टैक्स, 3 लाख टू 7 लाख लेटेस्ट अमेंडमेंट। अभी हम जो बजट आया उस पे नहीं जाएंगे। 4 लाख का जो बाइफर्केशन है दैट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम May 26। ओके, तो वो जो रिसेंट बजट आया है उसको आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। तो 3 लाख टू 7 लाख, 5%, 7 to 10, 10%, 10 to 12, 15%, 12 to 15, 20% एंड मोर देन 15, 30%। ओके, और अगर हम ऑप्शनल टैक्स रेजिम की बात करें दैट इज शिफ्ट आउट और ऑप्ट आउट। किसी भी क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ होगा कि आपने शिफ्ट आउट किया है या ऑप्ट आउट किया है फ्रॉम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। ओके, तब जाके आपको ये टैक्स रेट अप्लाई करने हैं। रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई के लिए अप टू 250 नो टैक्स, नील बेसिक एग्जामिशन लिमिट 250 to 5%, 5 to 10, 20% एंड मोर देन 10, 30%। और यहीं पे अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन 60 और मोर, और 60 कब अटेंड करेंगे, एक सर्कुलर आया था ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। और एक और बेनिफिट आपको दिया गया, फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2025, उस दिन अगर उसका बर्थडे आ रहा है 60th बर्थडे, तो उसको मान लेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ही वो सीनियर सिटीजन बन चुके हैं, बराबर। तो 3 लाख का बेनिफिट, तो 3 से स्लैब शुरू होगा। और अगर 80 और मोर है वेरी सीनियर सिटीजन, तो वहां पे होगा 5 लाख तक नो टैक्स, 5 to 10, मोर देन 10। इज दिस क्लियर? कुछ स्पेशल रेट्स की अगर हम बात करें, ये दोनों टैक्स रेजिम के लिए हैं, किसी भी पर्सन के लिए है, सभी के लिए कॉमन है। ओके, दोनों टैक्स रेजिम और किसी भी पर्सन के लिए। ऑकवर्ड डेट इसीलिए है क्योंकि इलेक्शन का ईयर था, फिनांस एक्ट 2 बार आया, एक फरवरी में आया, एक जुलाई में आया। किस दिन आया? 23 जुलाई 24। ओके, और उसमें उन्होंने बहुत सारे अमेंडमेंट किए कैपिटल गेन में स्पेसिफिकली। तो देखो, कैपिटल गेन में एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक होता है शॉर्ट टर्म। यहां तक हमने किया था, ये स्लैब रेट भी समझे थे, अभी आप आज उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है। तो एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कब होगा, शॉर्ट टर्म कब होगा, वो कैपिटल गेन के चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ टैक्स रेट से मतलब है, ठीक है। तो अगर लैंड, बिल्डिंग और इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया, किसने? इंडिविजुअल ने या फिर एचयूएफ ने। कौन? रेसिडेंट होना चाहिए। तो उसको बेनिफिट क्या मिलेगा? तो नॉर्मली तो 20% विथ इंडेक्सेशन आता ही था, बट 23 जुलाई ऑनवर्ड से एक और बेनिफिट मिलेगा। क्या? 20% विथ इंडेक्सेशन एंड 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, विच एवर इज लोअर। अगर 23 जुलाई ऑनवर्ड्स आपने ट्रांसफर किया है तो, हाँ, अगर 23 जुलाई से पहले हैं तो पहले असेसमेंट 24-25 में जो हुआ करता था वही कंटिन्यू, 20% विथ इंडेक्सेशन। यहीं पे अगर आप बिल्डिंग, लैंड और इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के बाकी कोई भी एसेट की बात करें तो उसमें ये बेनिफिट नहीं है। उसमें क्या है, अगर आपने 23 जुलाई से पहले ट्रांसफर किया तो 20% विथ इंडेक्सेशन, और 23 जुलाई ऑनवर्ड्स किया तो 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन। तो इन शॉर्ट एक बात समझ लो, 23 जुलाई ऑनवर्ड्स ट्रांसफर के लिए अदर देन रेसिडेंशियल लैंड, बिल्डिंग, रेसिडेंशियल नहीं, कोई भी लैंड, बिल्डिंग, बराबर, उसके लिए इंडेक्सेशन कंप्लीटली निकल चुका है 23 जुलाई ऑनवर्ड्स। तो करंट ईयर में हमें क्यों याद रखना पड़ेगा? प्रॉब्लम ये है 23 जुलाई ना, नेक्स्ट ईयर में क्या क्लियर हो जाएगा? नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में इट विल बी वेरी मच क्लियर। ये 2 स्लैब आएगी नहीं, एक ही आएगा राइट हैंड साइड। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर ये 2 बाइफर्केशन आपको करने पड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट। और बाकी नॉन रेसिडेंट के लिए तो 10 का 12.5 हो चुका है। और एलटीसीजी लिस्टेड शेयर जिस पे एसटीटी एप्लीकेबल है,
लिस्टेड शेयर जिसपे एसटीटी एप्लीकेबल है, जिसपे पहले 1 लाख का एग्जेम्पशन हुआ करता था, वो अपडेट होके हो गया है 1,25,000। तो 125 से अगर ज्यादा हुआ तो 10% टैक्स आता था तब, तो 23 जुलाई तक अभी भी 10% है। 23 जुलाई ऑनवर्ड्स क्या हो गया, उसमें भी 12.5 कर दिया। तो पूरे साल में 1,25,000 के कैपिटल गेन तक कोई टैक्स नहीं रहेगा। जैसे ही 125 क्रॉस हुआ तो 23 जुलाई से पहले क्रॉस हुआ तो एडिशनल अमाउंट पे 10% कैपिटल गेन, और 23 जुलाई ऑनवर्ड्स अगर कैपिटल गेन इंक्रीज हुआ 125 से ज्यादा तो 12.5। यही एसटीटी वाला एसटीसीजी है, वो पहले 15% हुआ करता था, उसका रेट अमेंड होके हो गया है 20%। यहां पे भी याद रखना पड़ेगा 23 जुलाई से पहले 15%, 23 जुलाई ऑनवर्ड्स 20%। और एक बात समझ लेना, ये जो टॉपिक है वो आपके एग्जाम में डेफिनेटली 100% आएगा। ओके, ये टैक्स रेट कहीं पे तो यूज करना ही करना होगा 100%। या तो एमसीक्यू में आएगा, या तो बड़े क्वेश्चन में आएगा, या तो कैपिटल गेन के क्वेश्चन में आएगा, कहीं पे भी आएगा। बट ये रेट्स आपको याद रखना ही पड़ेगा। और फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 याद रखना, दोनों बाइफर्केशन पता होना चाहिए। आप ऐसे नहीं बोल सकते पहले कहा है चलो जाने दो भूल गए, ऐसा नहीं। 20% भी आना चाहिए, विथ इंडेक्सेशन भी आना चाहिए, और उसके बाद अगर आप करोगे तो विच एवर इज लोअर का बेनिफिट भी कंसीडर करना होगा। यू नेवर नो, दोनों तरीके से पूछ ले आपको। वो कैपिटल गेन में इसके वेराइटीज ऑफ सम देखेंगे। फिलहाल तो हमें क्या करना है, टैक्स कैलकुलेट करना है, तो आपको रेट पता होना चाहिए। फिर इंडेक्सेशन कैसे अप्लाई करेंगे कैसे नहीं करेंगे वो सब हम कैपिटल गेन में देखने वाले आगे। इतना क्लियर है? चलो नेक्स्ट। और फिर अगर आप देखोगे विनिंग में 30, ऑनलाइन विनिंग में 30 और अनडिस्क्लोज सोर्स में 60%, इफेक्टिव रेट होगा 78। तो इलस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, 4th इलस्ट्रेशन तक हमने कर लिया था। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आ जाओ। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 5। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टार्टिंग में हम पहले कंसेप्ट लर्न करेंगे, फिर इलस्ट्रेशन करेंगे, फिर अनसॉल्व्ड भी सॉल्व करेंगे। हाँ, तो आगे हम करेंगे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। मिस्टर डी एज 55 हैविंग फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ इनकम, बिजनेस इनकम 560। अब देखो इंडिविजुअल है, स्पेशल रेट में सिर्फ इतना ही टैक्स रेट आने वाले, उसको छोड़ के देखो ये स्पेशल रेट के जितने भी टैक्स रेट्स हैं उसको छोड़ के बाकी सारे के सारे इनकम ऊपर टैक्स कौन सा लगने वाला है, नॉर्मल स्लैब रेट। अभी स्लैब रेट में कौन सा स्लैब रेट लगेगा, डिपेंड करता है आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम पे हैं कि ऑप्शनल टैक्स रेजिम पे। यहां पे क्या पूछा है, देखो कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी एज्यूमिंग मिस्टर शी ऑप्टेड आउट। मिस्टर सी ने क्या किया है, ऑप्टेड आउट या शिफ्टेड आउट, मतलब ये है ऑप्शनल टैक्स रेजिम। समझ में आ रहा है? ओके, तो यहां पे बताओ मुझे कैसे करेंगे हम। देखो 560 नॉर्मल स्लैब में आएगा, नॉर्मल स्लैब रेट। एलटीसीजी, अभी एलटीसीजी 112। सर अभी एलटीसीजी बोला तो आपको बताना होगा कि ये किस डेट पे आपने गेन किया है, ट्रांसफर किया है, क्योंकि अभी हाँ, तो अगर आपको स्पेसिफाई नहीं किया तो आपको अजम्पशन करना पड़ेगा 23 जुलाई ऑनवर्ड्स है कि नहीं है। डोंट वरी, क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर ही देंगे। जैसे यहां पे क्या है, एज्यूमिंग ऑल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टेक्स प्लेस आफ्टर 23 जुलाई। एग्जैक्टली 23 जुलाई में अमेंडेड आया था, तो 23 जुलाई को ट्रांसफर किया तो नया रेट ही लगेगा, 22 जुलाई तक पुराना रेट लगेगा। ओके चलो, तो यहां पे क्या होगा, एलटीसीजी पे कितना लगेगा 12 तो सर आपने बोला 12.5। अभी देखो ये कौन सा है वो हमें पता नहीं है, तो जब तक आपको स्पेसिफिकली नहीं बोलेंगे कि ये लैंड या बिल्डिंग का है, हम तो उसको 12.5 लगाएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर लैंड एंड बिल्डिंग में है तो वहां पे क्या होगा, विच एवर इज लोअर 12.5 विदाउट इंडेक्सेशन और 20 विथ इंडेक्सेशन, विच एवर इज लोअर। तो वो अभी नहीं करेंगे, अभी तो 12.5 का रेट ही लगाएंगे। ठीक है, ये 112 है, इसमें क्या करेंगे हम,
इसमें से आपको 125 माइनस करना होगा और बैलेंस जो बचेगा 75 उस पे लगेगा 12.5। ये एसटीसीजी रेगुलर और एसटीसीजी 111 है। ये क्या है, एक बात समझ लो, यहां पे ये जो मैंने यहां पे रेट लगाया ना शॉर्ट टर्म 111A, सिर्फ उसी पे फ्लैट रेट लगता है। इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उस पे तो नॉर्मल स्लैब रेट ही लगेगा। सिर्फ अब देखो दो तरह के एसटीसीजी होते हैं, एक शेयर्स और सिक्योरिटी जो लिस्टेड है जिसपे एसटीटी आपने पे किया हुआ है, शेयर्स और सिक्योरिटीज, इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट जिस पे आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया हुआ है। ओके, तो उस पे आपको 15% फ्लैट लगेगा पहले और अभी 20% फ्लैट। ओके, बट अगर नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है नॉट फ्रॉम 111A तो स्लैब रेट, तो यहां पे क्या आएगा स्लैब रेट, फिर 111A तो ये अभी आ जाएगा 20% से। समझ में आ रहा है? विनिंग फ्रॉम लॉटरीज फ्लैट 30%, डिविडेंड इनकम स्लैब रेट। चलो इतना क्लियर है? तो देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैं यहां पे आपको चलो ये कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं मैं। देखो यहां पे आपकी जो भी टोटल इनकम है यहां पे आपकी जो भी टोटल इनकम है, मतलब यहां पे तो आपको टोटल इनकम नहीं दी है तो हम बाइफरकेट ही कर लेते हैं। आपकी जितनी भी टोटल इनकम है इसको हमने बाइफरकेट किया है इनटू 2। एक होगी स्लैब रेट इनकम, एक होगी फ्लैट रेट इनकम जिसमें टैक्स लगेगा एट फ्लैट रेट, बराबर। तो यहां पे अगर आप देखोगे एक बिजनेस इनकम है जिसमें क्या हुआ है 5,60,000 जिसपे स्लैब रेट लगेगा, बाकी ये तो फ्लैट रेट है LTCG 112, बराबर। LTCG 112 जिसपे है ₹3 लाख, LTCG 111A सॉरी 112A तो वो है ₹2 लाख जिसमें 125 तक कोई टैक्स होगा नहीं। सेम वे STCG रेगुलर तो ये स्लैब रेट वाली इनकम है तो इसको हम स्लैब रेट में कंसिडर कर लेंगे 1,50,000। ओके, और STCG 111A दैट इज एट 1 लाख, बराबर है। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज तो किसी भी तरह का विनिंग हो ऑब्वियसली फ्लैट 30%। ओके, एंड डिविडेंड वो तो स्लैब रेट में आ जाएगा अदर सोर्सेस। तो स्लैब रेट का टोटल मुझे बताओ कितना होगा यहां पे 7 लाख। तो देखो यहां पे अगर आप देखोगे टैक्स ऑन इनकम ऑफ ₹760 एट स्लैब रेट। ओके, तो स्लैब रेट कौन सा लगेगा, क्योंकि उन्होंने क्या किया है ऑप्ट आउट कर दिया है, शिफ्ट आउट किया है, मतलब नॉर्मल, मतलब ऑप्शनल टैक्स रेजिम। ऑप्शनल में एज देखो, एज मैटर करता है ऑब्वियसली, यस। 255 चलो सीनियर सिटीजन नहीं है, 250, 252, 5, 5 to 10 मोर देन 10, बराबर है। तो यहां पे क्या होगा अप टू ₹250 नील, फिर 252, 251 to 5 lakh, so it's 5%, 12,500, 5 lakh 1, 5 lakh से ज्यादा अप टू 760,
तो 260 पे 20% कितना रहेगा, ये जो 260 है उस पे 20%, 52, तो ये 760 पे कितना टैक्स लगा, 64,500। अभी फ्लैट रेट, तो फ्लैट रेट में अगर हम देखें, एक है ये, आप सेपरेट कर दोगे ना तो आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, बराबर है। तो फ्लैट रेट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, तो ये रहेगा फ्लैट 12.5, क्यों, अभी इसका रेट हो गया है 12.5%। ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, तो वहां पे क्या होगा, इन एक्सेस ऑफ 125, इन एक्सेस ऑफ 125 12.5% लगेगा। ओके, एसटीसीजी, एसटीसीजी में क्या हुआ, 111A फ्लैट रेट, तो वो नया रेट आ गया है 20%। एंड विनिंग, तो विनिंग में है फ्लैट 30%। चलो, इतना क्लियर है, तो यहां पे बताओ कितना होगा, 37,500, 75,000 पे 12.5, 9,375, 20,000, 60,000। चलो सभी टैक्स का टोटल करो, $191,375, और ये जो भी आपका टैक्स रहेगा उस पे आपको फिक्स हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो ऐड करना ही करना है, 4%। तो ये हो जाएगा आपका टोटल टैक्स पेबल, कितना हो, 7655, टोटल 1990, और टैक्स को 10 रुपीज में राउंड ऑफ करना है, वो तो वैसे भी राउंडेड ऑफ ही है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टैक्स रेट व्हेन स्पेशल रेट टैक्सेस आर मिक्स विद द स्लैब रेट। ये समझ में आ रहा है? देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है जब आपको 15 मार्क्स में टोटल इनकम का सम पूछेंगे और जब पूरा टैक्स उसमें मिक्स होगा, एट द टाइम क्या अभी बेसिक क्या कर रहे हैं, फिर बाद में क्या है कि वो सेपरेट करना भूल जाते हो, ये 112A भूल जाते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, ये सारे के सारे प्रोविजन आपको याद रहने चाहिए, इसलिए रिपीटेशन इज मस्ट। तो एवरी चैप्टर पे हम ये जो जहां जहां पे मिक्स होता है वहां पे रिपीट करते रहेंगे, डोंट वरी। चलो क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने तो आपको सॉल्यूशन दिया ही हुआ है, देख लो। तो सबसे पहले स्लैब रेट की अगर हम बात करें 760, तो दिस इज हाउ इट विल बी, और यहाँ पे रिस्पेक्टिव जो भी है 12.5 इन एक्सेस ऑफ 1.25। क्लियर है? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 6, समीर एज 55 हैविंग जीटीआई 22 लाख। अभी देखो यहाँ पे आपको ऑलरेडी 20 लाख बता दिया है। व्हेन आई से ग्रॉस टोटल इनकम, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ एवरीथिंग। तो अभी होगा क्या, देखो आपको क्या दिया है, टोटल आपको दे दिया है 22, ओके, उसमें कैपिटल गेन मतलब फ्लैट रेट वाली सारी इनकम दे दी है, फिर लास्ट में क्या बताया, रिमेनिंग इनकम स्लैब रेट वाली। हाँ, तो आपको क्या करना है, 22, 50 का दो बाइफरकेशन करना है। देखो LTCG 112 है, और यहां पे अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, नए रेट ले रहा हूं, इसलिए मैंने यहां पे एज्यूम क्या किया है, LTCG STCG ट्रांसफर टेक्स प्लेस ऑन और आफ्टर 23rd ऑफ जुलाई, बराबर है। चलो, तो यहां पे क्या होगा, एट 12.5%, यहां पे -125 करना है, तो यहां पे कितना होगा, 35,000 जो है उस पे लगेगा 12.5, यहां पे सीधा 20%, यहां पे सीधा 30%,
अभी बाकी कितनी इनकम बची, चलो बताओ। ये सब 22 में से माइनस करो तो बाकी इनकम बची कितनी, 9 लाख। तो 9 लाख पे स्लैब रेट आ जाएगा। और यहां पे अगर आप देखोगे डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम 3 लाख, 3 लाख टू 7, 7 टू 10, 10 टू 12, 12 टू 15 गोज ऑन। समझ में आ रहा है? एक बात समझ लो, स्लैब रेट डिफॉल्ट में हो सकते हैं, स्लैब रेट ऑप्शनल में हो सकते हैं, स्पेशल रेट दोनों के लिए सेम। ओके, तो यहां पे अगर आप देखोगे 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, 3 to 7 में, 4 लाख पे 5%, 7 to 9 10%, 28। और यहां पे सब देखोगे LTCG, LTCG, STCG फ्लैट रेट अप्लाई करोगे 291,625 प्लस 4%। तो अल्टीमेटली 309,290। चेक कर लो एक बार। हाँ, यहाँ पे कितना है, 20,000 आएगा ना। हाँ, चलो तो ये कितना होगा, इसका कैलकुलेशन करके बताओ मुझे। ये 9 लाख पे कितना टैक्स है, $40,000 आ रहा है। ओके, अभी स्पेशल रेट में क्या है, LTCG सेक्शन 112 31250, देन आफ्टर 112A वहां पे क्या होगा, 35,000 पे 12.5, STCG सेक्शन 111A। $390 पे 20% बराबर है। $4,375 विनिंग। $5 लाख पे 30, 150। चलो टोटल टैक्स बताओ मुझे कितना होगा यहाँ पे, 3,03,625 एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, टोटल एवरीबॉडी गेटिंग द आंसर, चेक करो एक बार। चलो, इज दैट क्लियर? तो 3,03,625 एंड 315,770। तो ये था स्पेशल रेट। ओके, चलो अभी लास्ट लेक्चर में हमने एक टॉपिक स्किप किया था, वो हम यहां पे कर लेते हैं। थोड़ा थियरी पोर्शन। ओके, एक यहां पे हमने कंसेप्ट किया था सेक्शन 29 असेसमेंट ईयर 12 मंथ्स का होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च एवरी ईयर।
ओके, और प्रीवियस ईयर मींस फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। और न्यूली एस्टैब्लिश्ड बिजनेस की अगर हम बात करें तो उसमें अब देखो ऐसा तो होगा नहीं कि नया नया बिजनेस जो है वो 1 अप्रैल को ही स्टार्ट हो। ओके, तो मान लीजिए 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ तो 1 जुलाई से लेके नेक्स्ट 31 मार्च तक का पहला प्रीवियस ईयर होगा। तो प्रीवियस ईयर या तो 12 मंथ्स का होगा या तो फर्स्ट ईयर में 12 मंथ से लेस भी हो सकता है। फिर हमने एक रूल देखा था कि दैट रूल इज इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? 24-25 फाइनेंशियल ईयर 24-25। 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च 25 तक आपने जो भी इनकम अर्न की है उसको हम टैक्स में असेसमेंट कब करेंगे? असेसमेंट ईयर इमीडिएटली सक्सीडिंग 25-26। ओके, बट इस रूल के 5 एक्सेप्शन हैं। देखो इनकम टैक्स में कभी भी आप एक्सेप्शन देखो ना तो लॉजिकल होते हैं, ऐसा नहीं कि विदाउट एनी लॉजिक आपको दे दिया हमने एक्सेप्शन रख दिया। दे आर हाईली लॉजिकल। देखो सिंपल बात है, मैंने आपको लॉजिक पहले यह समझाया था कि प्रीवियस ईयर के इमीडिएट सक्सीडिंग असेसमेंट ईयर क्यों आता है, या असेसमेंट के इमीडिएट प्रीवियस ईयर क्यों आता है, प्रीसीडिंग। ओके, अभी जब हम प्रीवियस बोलेंगे मतलब प्रीवियस ईयर मतलब करंट ईयर। तो अगर आपको पहला बोलना है कि पहले का ईयर तो वी विल यूज द वर्ड प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। ओके, terms like this we need to use। तो लॉजिक इज वेरी सिंपल कि ईयर खत्म होने के बाद ही आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना है, और दैट इज द रीजन व्हाई असेसमेंट ईयर में ही हम प्रीवियस ईयर का टैक्स कलेक्ट करेंगे। बट उसके एक्सेप्शन, तो 5 एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, सी टू इट यहां पे। तो देयर आर 5 एक्सेप्शन। क्या है? एक्सेप्शन टू जनरल रूल। जनरल रूल क्या है? इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, हमारा प्रीवियस ईयर है 24-25, विल बी assessed to tax in immediate succeeding assessment year। हमारा कौन सा असेसमेंट है? 25-26। अभी इसके एक्सेप्शन, ये जनरल रूल है, उसके एक्सेप्शन, उसमें सबसे पहला एक्सेप्शन आएगा इनकम ऑफ शिपिंग बिजनेस ऑफ एनआर। अभी देखिए यहां पे मैं सिंपल लॉजिक समझा देता हूं आपको, और ये सारे जो एक्सेप्शन है 172, 174, 175, 174A, 175, 176। ओके, तो यहां पे सेक्शन 172 में ये लिखा हुआ है। देखो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर 24, असेसमेंट ईयर 25-26, तभी ये नॉर्मल रूल एप्लीकेबल होता है। बट पहले तो ये बिजनेस किसका है? शिपिंग बिजनेस। किसका है? नॉन रेसिडेंट। अभी नॉन रेसिडेंट मतलब क्या, चैप्टर नंबर 2 में हम देखेंगे। रेसिडेंट मतलब क्या, नॉन रेसिडेंट मतलब क्या। अभी के लिए हम समझ लेते हैं नॉन रेसिडेंट मतलब जो इंडिया में नॉर्मली रिसाइड नहीं करता। ओके, तो फॉरेन में स्टे कर रहा है, उसका शिपिंग बिजनेस है, और वो शिप इंडिया में गुड्स कैरेजेस को लाती है। तो मान लीजिए शिप जो है वो मुंबई पोर्ट पे आए और गुड्स अनलोड किया। जैसे अनलोड किया तो शिप ने जिन जिन लोगों को गुड्स यहां पे भेजा है सभी से वो कैरेजेस के चार्जेस लगाएंगे। अभी लगाया कहां पे? चार्ज इंडिया में, तो फिर वो इंडियन इनकम हो गई, तो इसको टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए शिप जो है वो से फॉर एग्जांपल 30th ऑफ जून 24 को पोर्ट पे आई शिप, ओके, अराइव्ड एट पोर्ट ऑन सो एंड सो डेट, इस डेट पे पोर्ट पे। ओके, मुझे बताओ ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 24-25, मतलब ये प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा? 24-25। एग्री? अभी इसको नॉर्मली आप नॉर्मली करोगे कंसीडर तो क्या होगा? असेसमेंट 25-26। ओके, एक यहां पे डेट आती है असेसमेंट 25-26 का रिटर्न आप कब फाइल करोगे? रिटर्न फाइलिंग की डेट क्या होती है?
139(1) सेक्शन 139(1) मिलेगा 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर, मतलब 31 जुलाई 25, इज इट? और अगर मान लीजिए ऑडिट पार्टी है तो 30th ऑफ सितंबर को ऑडिट रिपोर्ट होता है, 31 अक्टूबर रिटर्न फाइल करने की डेट, बराबर है। चलो अभी मान लेते हैं आप ऑडिट पार्टी नहीं हो, ठीक है, 31 जुलाई। अभी मान लीजिए ये शिप जो है वो आई कब पोर्ट पे? 30th ऑफ जून 24 पे पोर्ट पे आई। अब इसको बोलोगे आप अपना नॉन रिटर्न भर देना, कब भर देना? 31 जुलाई तक। अभी वो शिप यहाँ पे आई, एक बार आई फिर चली गई, डिपार्टमेंट उसको कहाँ पे ढूंढने जाएंगे? वो इंडिया में रहते हैं क्या? क्या उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट या कोई बिजनेस इंडिया में है? बोले नहीं। तो इसको ढूंढने कहाँ पे जाएंगे कि 31 जुलाई पे आपने रिटर्न फाइल किया कि नहीं किया? पूरा 1 साल हो जाएगा। तो वाई दे शुड वेट फॉर देम टू वर्क ऑन अ नॉर्मल रूल। देखो हम लोगों को ऐसा अप्लाई करेंगे ना तो पता है हम कहीं पे जाने वाले हैं नहीं, यहीं पे है, भाग के कहाँ पे जाएंगे, बराबर है। तो आपने पूरे साल बिजनेस किया, अभी आपका बिजनेस ही यहाँ पे, आप ये छोड़ के कहाँ पे जाओ? और जाओगे तो पहले वीजा से पहले क्या बोलेंगे? टैक्स ड्यू क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके आओ, बराबर है। तो जो फॉरेन में ही है उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा? भाई आपकी शिप आ गई ना, अभी आपकी इनकम लगाओ, इनकम पे टैक्स लगाओ और टैक्स इमीडिएटली पे करो, वरना हम शिप को लीव ही नहीं करने देंगे। ओके, जब तक टैक्स नहीं मिलेगा शिप को छोड़ने वाले नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये शिप लीव हो उससे पहले ही आपको टैक्स पे कर देना है। इसका मतलब इसका असेसमेंट कब होगा? सेम ईयर में। मतलब ये असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ? अभी 25-26 तो आया भी नहीं है। अगर आप जुलाई जून में ही बोलोगे नहीं अभी का अभी टैक्स भर के जा भाई, तो उसका प्रीवियस ईयर भी कौन सा? 24-25। असेसमेंट ईयर को कौन सा? तो फिर तो हमारा जो रूल था वो एप्लीकेबल नहीं हुआ, देखो, इसलिए एक्सेप्शन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? तो ये जो इंचार्ज ऑफ द शिप है वो क्या बोलेगा? अरे भाई अभी मेरे पास टैक्स नहीं, मैं अरेंजमेंट कर देता हूं, यहाँ पे कोई इंडिया में है उसको बता देता हूं, आप उससे ले लेना। हाँ फिर ठीक है, दो ही ऑप्शन है, या तो शिप लीव हो उससे पहले टैक्स भर के जाओ भाई, क्लियर करके जाओ, या 30 डेज का टाइम मिलता है, किसी भी पर्सन को अरेंजमेंट करके जाओ, उसको बोलो 30 डेज के अंदर ये टैक्स आपको भर देना है। तो 30 डेज बोलोगे तो भी वो असेसमेंट कौन सा चल रहा है? 24-25। तो इस केस में क्या होगा? असेसमेंट ईयर भी 24-25, प्रीवियस ईयर भी 24-25, इसलिए एक्सेप्शन। समझ में आ रहा है? दूसरा, पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली, सेक्शन 174। अभी मान लीजिए आप 31 मई 24 को इंडिया लीव करके यूएस जा रहे, यूएसए शिफ्ट हो रहे हो, ओके। और आप बोले वापस कब आने वाले? अभी कोई वापस आने का कोई चांस नहीं है, परमानेंटली वहां पे सेटल होने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे ही आप इंडिया छोड़ोगे या परमानेंटली जाने वाले हैं, तो बिफोर यू गेट दैट वीजा ऑब्वियसली आपको नो टैक्स ड्यू का क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंट क्या बोलेंगे? एक काम करो भाई, आपका लास्ट ईयर का रिटर्न कौन सा है? बोले लास्ट ईयर हमारा प्रीवियस ईयर 23-24 है, उसका असेसमेंट कौन सा है? अभी रिटर्न कब फाइल करोगे? हाँ अभी फाइल करेंगे 24-25। उसी ईयर के साथ साथ आप एक काम करो, ये जो 2 महीने में आपने कुछ भी अर्न किया है ना प्रीवियस ईयर 24-25, उसको भी आप इसी असेसमेंट ईयर में रिटर्न भर के ही जाओ। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप परमानेंटली जाने वाले हो, अभी आप वापस आने वाले तो है नहीं। फिर हम 31 जुलाई 25 में किसको ढूंढेंगे? कहां पे आप होगे? यूएस थोड़ी लेने आएंगे। तो इसीलिए
अगर आप जा रहे हो, ठीक है, तो करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का रिटर्न करंट असेसमेंट ईयर में ही भर के जाओ, तो यहां पे क्या होगा, प्रीवियस ईयर भी 24-25, असेसमेंट ईयर भी 24-25, इसलिए एक्सेप्शन। इन शॉर्ट एक्सेप्शन क्यों है, नॉर्मल तरीके से उसमें हम टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे, जल्दी कलेक्ट कर लेंगे भाई। जल्दी क्यों करेंगे, अगर वेट करने जाओगे तो पूरा का पूरा टैक्स गया काम से, इसलिए वेट करने के लिए आपको नहीं जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, थर्ड केस। ऐसे 5 केसेस हैं, ओके। 5 केसेस में से पहले 4 केस कंपलसरी है, मतलब ऐसी सिचुएशन आई तो आपको ऐसा ही करना होगा, आपको मतलब असेसिंग ऑफिसर को, इनकम टैक्स ऑफिसर को ऐसा ही करना होगा, और एसएससी को भी वो बाइंड करेगा। 5th एक ऐसा है जो डिस्क्रिशनरी है। डिस्क्रिशनरी बोले तो अगर असेसिंग ऑफिसर को लगा कि ऐसा करना है तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे, वो कंपलसरी पॉइंट नहीं है। बट पहला 4 पॉइंट ऐसे हैं जो कंपलसरी है, बराबर। थर्ड पॉइंट, और अभी आपको ये लॉजिक समझ में आ रहा है, आपको एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, बट एक्सेप्शन क्यों है, दैट इज मस्ट। अगर आप ये लॉजिक से याद रखोगे ना, कभी भी भूल नहीं जाओगे कि वाई इसी 5 केसेस में ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट 175, बॉडीज formed for short duration, सेक्शन 175। ये बॉडीज मतलब क्या, एओपी, बीओआई, एजेपीज जो भी हैं, ओके, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। अभी देखो कई बार क्या होगा, एओपी बीओआई में डिफरेंस क्या है, एओपी बीओआई में डिफरेंस क्या है, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पर्सन में कोई भी पर्सन मेंबर हो सकता है। बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ओनली इंडिविजुअल एज अ मेंबर। अभी मान लीजिए कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बोले हमें कंस्ट्रक्शन करना है, अभी कंस्ट्रक्शन खत्म होगा तो फिर सब अपने रास्ते, तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बॉडीज फॉर्म हुई है, ओके। अभी ये जो बॉडीज फॉर्म हुई हैं उसमें अगर आप देखोगे 1 अक्टूबर 23 को बॉडीज फॉर्म हुई, ओके, और 30 जून 2024 को डिसॉल्व हो गई। तो बस इतने ही पीरियड के लिए बॉडी फॉर्म हुई। अभी आप टोटल काउंट भी करोगे ना तो हार्डली 9 मंथ्स हो रहे। अभी इसको नॉर्मल तरीके से अप्लाई करने जाओ, क्या होगा, इसमें प्रीवियस ईयर कौन कौन से आएंगे, दो, एक होगा 1/10/23 से लेके 31 मार्च 24। प्रीवियस ईयर कौन सा रहेगा, 23-24। इसका नॉर्मली असेसमेंट कौन सा रहेगा, 24-25। समझ में आ रहा है? दूसरा 1/4/24 से लेके 30 जून 24, 3 मंथ्स। प्रीवियस ईयर 24, असेसमेंट ईयर। अभी देखो 9 महीने के लिए तो सिर्फ ये बॉडीज फॉर्म हुई है, अभी उसके लिए भी 2-2 रिटर्न अलग अलग असेसमेंट ईयर करने जाओगे तो व्हाई टू डू सच थिंग्स। इसको बोल दो भाई आपने डिसॉल्व हो गए 30 जून को, तो अभी 3 महीने के लिए हम वेट क्यों करेंगे। आप एक काम करो, ये दोनों का रिटर्न आप असेसमेंट ईयर 24-25 में ही भर दो। दोनों ईयर का रिटर्न आप कब फाइल कर दो, 24-25 में। तो इसके लिए ये नॉर्मल है 23-24 टू 24-25 नॉर्मल, बट 24-25 टू 24-25 एक्सेप्ट। समझ में आ रहा है? तो जब भी बॉडी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, अभी देखो टोटल मिला के 13 मंथ्स हुए, तो बोले क्या करेंगे, 13 मंथ्स को एक ही रिटर्न में फाइल कर दो भाई। 11 मंथ्स हुए, 11 मंथ्स के लिए है तो उसमें स्प्लिट। अभी ऐसा नहीं होगा 1/4 कोई शुरू हो गया और 11 खत्म हो जाएगा, तो फिर एक ही साल में आ जाएगा, तो फिर कोई झंझट नहीं है। बट यहां पे क्या हो रहा है, इन्होंने फॉर्मेशन ऐसे किया है कि दे आर स्प्लिटिंग इनटू 2 फाइनेंशियल ईयर्स, और उसकी वजह से 2 असेसमेंट ईयर डिफरेंट आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। समझ में आ रहा है? ओके, तो इसका भी रिटर्न एक ही होगा, कॉमन। हाँ सॉरी 174A, इट्स नॉट 175। 175 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। हाँ ओके 31 अगस्त, हाँ तो 31 जुलाई को अगर आपने ऑलरेडी रिटर्न फाइल कर लिया है
तो फिर यू नीड टू वेट। बट फिर होगा क्या, सिचुएशन विल बी लाइक दिस कि असेसिंग ऑफिसर हैं, अगर उसको पता चला कि आपने 31 अगस्त पे आपने बिजनेस बंद कर दिया है, ओके, तो वो क्या करेंगे, असेसमेंट ओपन करेंगे, बोलेंगे आप पर्टिकुलर ईयर का, जब असेसमेंट करेंगे ना तब ये होगा कि आप 31 अगस्त का भी यहां पे कंसीडर कर लो। अगर उसको पहले से ही पता है कि ये बॉडी फॉर्म सिर्फ इतने ड्यूरेशन के लिए हुई है तो, वरना नॉर्मली हम अलग अलग स्प्लिट करके करते ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, टू अवॉइड टैक्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। अभी मान लीजिए मिस्टर ए, इसके पास प्रॉपर्टी है, इसने क्या किया, मिसेस ए को ट्रांसफर कर दिया। अभी जैसे ही आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे, अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे तो सेक्शन 27 डीम्ड ओनरशिप, हाउस प्रॉपर्टी के अलावा अगर आप और कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे तो सेक्शन 64 क्लबिंग प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल। वो देखेंगे आगे, डीम्ड हाउस प्रॉपर्टी मतलब डीम्ड ओनरशिप इन हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 27 क्या है हाउस प्रॉपर्टी में, और सेक्शन 64 क्लबिंग इन क्लबिंग चैप्टर। ओके, बट अभी के लिए इतना समझ लो, कई बार क्या करते हैं लोग, अभी देखो मिस्टर ए जो है वो 10 लाख से ऊपर के टैक्स स्लैब में है, तो इसका मतलब ऑलरेडी इसका 30% टैक्स रेट रहेगा, अगर ऑप्शनल है तो। नॉर्मल में 15 लाख से ऊपर होगा तो 30% टैक्स स्लैब रहेगा। अब इसको पता है कि अगर मैं मेरी प्रॉपर्टी इनकम भी इसमें कंसीडर करूंगा तो मुझे 30% टैक्स होगा, उसको टैक्स अवॉइड करना है, तो क्या करेंगे, बोले वाइफ के नाम की इनकम, बोले कुछ है ही नहीं, तो एक काम करता हूं मैं, ये मेरी प्रॉपर्टी जो है मिस्टर ए की, वो वाइफ के नाम के ट्रांसफर कर दिया। बोले तो क्लबिंग लगेगा, लगेगा तब लगेगा, मुझे नहीं लगाना है। समझ में आ रहा है, उसने तो क्या किया, ट्रांसफर कर दिया, डिपार्टमेंट को जब पता चलेगा तब चलेगा, अभी के लिए तो मैं कर रहा हूं। तो ऐसा मैंने क्या किया, बोले प्रीवियस ईयर 2021 से मैं ये कर रहा था ऐसा। प्रीवियस ईयर 21 22, प्रीवियस ईयर 22 23 में भी किया। अभी हुआ क्या समझो, इस ईयर में डिपार्टमेंट को पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, उसने इंक्वायरी बिठाई और फिर ये प्रूव हुआ कि मिस्टर ए ने ये प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर की है वो टैक्स अवॉइड करने के लिए ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है। ये क्या करेंगे, बोले कब ट्रांसफर की, बोले ट्रांसफर तो मैंने 1/4/21 को कर दी थी, इसका मतलब 4 सालों से आप ये टैक्स अवॉइड कर रहे हैं। चलो 4 साल का टोटल टैक्स इस असेसमेंट ईयर में भरो भाई। समझ में आ रहा है, तो बोलेंगे जितने साल आपने ये सब किया ना उन सभी का टैक्स अभी हम करंट ईयर में आपसे चार्ज करेंगे। तो ये क्या हो गया, देखो असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए असेसमेंट ईयर 25-26 नॉर्मल, बट 21-22, 22-23, 23-24 में जो इनकम अर्न हुई है अवॉइड हुई है उन सभी का भी चार्ज अभी करेंगे। तो सर अभी क्यों करेंगे, तब क्यों नहीं करेंगे, अरे उसका रिटर्न तो फाइल करके एसएस होके खत्म हो गया, अभी उसको वापस ओपन क्यों करना, अभी मिला अभी है तो सारे के सारे टोटल टैक्स को अभी चार्ज करते हैं करंट ईयर से। पेनल्टी इंटरेस्ट वो तो लगेगा, वो अलग से। अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इसकी इनकम किस असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होगी ये हम बता रहे हैं। समझ में आ रहा है, चलो इज इट क्लियर। और फिफ्थ केस जो है इनकम फ्रॉम डिसकंटिन्यूड बिजनेस, इनकम फ्रॉम, ये है सेक्शन 175, ये है सेक्शन 176। अभी देखो डिसकंटिन्यूड बिजनेस में क्या है और व्हाई इट इज डिस्क्रिशनरी ये बताते हैं तो मैं यहां पे आपको, तो ऐसे करके 5 एक्सेप्शन मैंने आपको यहां पे दिए हुए, देखो मटेरियल, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट सेक्शन 172,
देखो, शिप बिलोंग्स टू अ चार्टर्ड बाय नॉन रेसिडेंट कैरीज पैसेंजर लाइव स्टॉक मेल गुड शिप एट अ पोर्ट इन इंडिया. शिप अलाउड टू लीव port only when tax has been paid or arrangement is done within a period of 30 days. तो सेम असेसमेंट ईयर, सेम प्रीवियस ईयर. इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया, उसमें भी ऐसा ही होगा. बॉडीज फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, सेम असेसमेंट ईयर में, करंट असेसमेंट ईयर में ही आप टैक्स चार्ज कर लोगे. लाइकली टू ट्रांसफर, अगर आपने चार्ज, सेल, ट्रांसफर, डिस्पोज ऑफ किया, टोटल इनकम विल बी ऑल सच पीरियड करंट ईयर में ही टैक्स हो जाएंगे. और फिफ्थ है सेक्शन 176, जहां पे क्या लिखा हुआ है, डिसकंटिन्यूड बिजनेस. मान लीजिए पार्टनरशिप फॉर्म हो, वो 30 जून को बंद हो गई. पार्टनरशिप फॉर्म 30 जून को बंद हो गई. भाई पार्टनरशिप ने डिसॉल्व नहीं किया है, या मान लीजिए डिसॉल्व हुआ है या फिर कन्वर्जन हुआ है, तो पार्टनरशिप का 30 जून तक का रिटर्न फाइल होगा. 1 जुलाई से वो कन्वर्ट कंपनी में हो गई तो कंपनी का रिटर्न होगा. और पार्टनर भी रेगुलर रेसिडेंट ही है, तो पार्टनरशिप फॉर्म या पार्टनर्स कहां पे भाग जाने वाले हैं. तो असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगे कि नहीं, ये भले डिसकंटिन्यू हुआ है बिजनेस, नेक्स्ट ईयर में उसका रिटर्न आ जाएगा, टैक्स भी आ जाएगा, तो दे विल नॉट मर्ज विद द करंट ईयर. तो ये इसीलिए ये क्या है, डिस्क्रिशनरी प्रोविजन है. वेयर एनी बिजनेस और प्रोफेशन इज डिसकंटिन्यूड, इनकम ऑफ पीरियड अप टू डेट ऑफ डिसकंटिन्यूएशन मे एट डिस्क्रिशन ऑफ एओ. देखो ये प्रोविजन लिया मे, मतलब ये कंपलसरी नहीं है. 4 प्रोविजन ऐसे हैं जो कंपलसरी है, ये 4 प्रोविजन ऐसे हैं जो कंपलसरी, और ये पॉइंट नंबर ई जो है वो डिस्क्रिशनरी. लिख देना यहां पे, ए टू डी में क्या है, कंपलसरी, और पॉइंट नंबर ई क्या है, डिस्क्रिशनरी प्रोविजन. चलो ये एक टॉपिक क्लियर है. अभी देखो इसकी थ्योरी भी पूछते हैं या इसका केस स्टडी भी पूछते हैं. एक बार पूछा था, देखो कैसे, सी टू इट. यहां पे क्वेश्चन देखो, मिस्टर एक्स रेसिडेंट, वैसे रेगुलर मटेरियल में होगा क्वेश्चन नंबर 8, आई थिंक सो, रेगुलर मटेरियल में होगा क्वेश्चन नंबर 8. ओके, नवंबर 22 में पूछा था एक बार, केस स्टडी के फॉर्म में थ्योरी पूछा. देखो, Mr. X resident age 56 years till recently was successful businessman filing his return of income regularly, promptly, even since he obtained PAN card. During COVID pandemic period, his business suffered severely and he incurred a huge losses. He was not able to continue his business. Finally, on 1st January, he decided to wind up. Discontinued business का ये टॉपिक लग रहा है, देखते हैं. Which he also initiated to jurisdiction assessing officer about closure of business. उसने jurisdiction को बता दिया कि मैं बिजनेस बंद कर रहा हूं. असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस दिया कि असेसमेंट ईयर 25-26 ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर 24-25 इटसेल्फ, उन्होंने क्या बोला, ये जो 1 जनवरी है उसको आप असेसमेंट ईयर 24-25 में ही फाइल कर दो. कर सकते हैं, में एट हिज डिस्क्रिशन वो कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं है. बट असेसिंग ऑफिसर को अगर ऐसा लगा तो असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है. हाँ, तो पूछ क्या रहे, डज असेसिंग ऑफिसर हैव पावर टू डू सो? आंसर इज यस. आर एनी एक्सेप्शन टू द जनरल रूल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर? तो फिर आपको 5 पॉइंट समझाने होंगे. थ्योरी पूछ ली साथ में. देखो, सबसे पहले यस, उसके पास पावर है. और रही बात यहां पे 5 एक्सेप्शन की, तो इसके अलावा दूसरे एक्सेप्शन में देखोगे, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट पर्सन लिविंग इंडिया, एओपी, बीओआई, एजेपीस जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फॉर्म हुए, और अवॉइड टैक्स. डिसकंटिन्यू वाला तो पहले ही मैंने आपको समझा दिया था. तो कभी कभी ऐसे भी आपको केस स्टडी फॉर्म में भी पूछ लेंगे. एक और थ्योरी क्वेश्चन है जो हमने देखा यहाँ पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल? मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, एक बार आप पढ़ लेना. क्लियर है? एक और बात, फिर हमने लास्ट लेक्चर में एक टॉपिक किया था यहाँ पे, अगर आप देखोगे टॉपिक था पर्सन एंड एसएससी. एसएससी किसको बोलते हैं? एसएससी के लिए 4 पॉइंट. एनी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर दिस एक्ट और एनी द सम ड्यू अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट, या तो उसके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग इनिशिएटेड है,
या तो वो डीम्ड एसएससी है या तो वो डिफॉल्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो एसएससी माना जाएगा। उसका भी एक केस स्टडी पूछा था आपको, इलस्ट्रेशन 1, वो तो हाँ, ये कंसेप्ट देखो है, इसका भी थ्योरी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, वो भी हो गया। फिर एसएससी और पर्सन में क्या डिफरेंस है वो भी मैंने आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में। पर्सन में सारे के सारे 7 पर्सन आ जाएंगे। एचयूएफ में 2 बातें, दया भगा स्कूल ऑफ हिंदू लो मिताक्षरा स्कूल दया भगा वेस्ट बंगाल और असम में है, जहां पे बाई बर्थ राइट मिलता नहीं है। जब तक फादर अलाइव है तब तक राइट मिलेगा नहीं, उसके जाने के बाद ही राइट मिलेगा। जबकि मिताक्षरा स्कूल जो रेस्ट ऑफ इंडिया में चलता है उसमें बाई बर्थ उसको राइट मिल जाएगा, भाग दो, ठीक है, ऐसा करेगा। तो इसका एक इलस्ट्रेशन 1 है, वो देखते हैं। जैन एचयूएफ, और मैंने आपको ये भी बताया था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जैन सिख फैमिली, उसको भी सेम स्टेटस मिलेगा, वो भी अपनी फैमिली बना सकते हैं, उसका स्टेटस इनकम टैक्स में भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। द जैन एचयूएफ इन आसाम comprises of Suresh Jain, his wife Mrs. Sapna Jain, his son Mr. Sarthak Jain, and his daughter-in-law Mrs. Priti Jain. 4 लोग हैं, नहीं डॉटर भी है, मिस सीमा जैन, एंड हिज अनमैरिड ब्रदर मिस्टर प्रीतम जैन। ओके, इतने सारे लोग हैं। Which of the member of HUF are eligible for co-partnership right? एक और बात, सॉरी, हाँ दया भगा, आसाम में कौन सा होता है? दया भगा स्कूल। दया भगा, तो दया भगा स्कूल इज प्रेवलेंट इन आसाम। को पार्टनर मतलब जो पार्टीशन का राइट है। और एक बात समझ लेना, एचएफ में पार्टीशन का राइट सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेंबर को होता है। और अगर हम आसाम और वेस्ट बंगाल की बात करें, जब तक फादर अलाइव हैं कोई पार्टीशन क्लेम डिमांड नहीं कर सकता। हाँ वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट प्रोविजन यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं। In Dayabaga School of Hindu Law, nobody acquires the right sharing property by birth as long as head of the family is living. जब तक कर्ता जीवित है तब तक कोई राइट मिलेगा नहीं। Children do not acquire any right in family property as long as his father is alive. Only on death of father, children will acquire the right. Hence, Suresh Jain and his brother Mr. Pritam Jain would be co-partner of Jain HUF, eligible for co-partner right. और इसका ब्रदर है। देखो इसमें होगा क्या, हिंदू फैमिली में कैसे होता है, नॉर्मली अगर आप देखोगे तो आसाम वेस्ट बंगाल में जो हेड ऑफ द फैमिली, तो यहाँ पे हेड ऑफ द फैमिली कौन है? सुरेश जैन। बट सुरेश जैन के को पार्टनर है, बराबर है, मतलब उसके पास राइट है। उसके पैरेलल में कौन है? उसका ब्रदर, उसका भी राइट है। दोनों में से कोई भी पार्टीशन क्लेम कर सकता है। नहीं, करता कोई एक ही होगा, बराबर है, बट पार्टीशन डिमांड कौन कर सकता है? जितने भी को पार्टनर है कोई भी कर सकते हैं। अगर यही केस अगर आप पूछो कि मिताक्षरा में कैसे होगा, तो इवन चिल्ड्रन भी कर सकते हैं, बोले मुझे पार्टीशन कर दो, चलो चाहिए, तो उसके पास बाय बर्थ राइट मिल जाता है, तो दे आर को पार्टनर। हाँ, डॉटर इन लॉ के पास राइट नहीं है क्योंकि उसने इस फैमिली में बर्थ नहीं लिया है। डॉटर इन लॉ की बात कर रहा हूं, वो को पार्टनर नहीं है, वो पार्टीशन क्लेम नहीं कर सकते। सुरेश जैन की अगर डेथ होगी तो उसका जो भी लीगल हेयर है सन, वो को पार्टनर बन जाएगा, और सुरेश जैन का जो ब्रदर है वो, दोनों में से कोई भी को पार्टनर बनेगी। नहीं, वो तो कोई भी एक डिमांड करेगा तो पार्टीशन करना पड़ेगा ऑब्वियसली। सी, जितने भी को पार्टनर है उसमें से कोई एक बार को पार्टनर भी क्लेम करेगा ना पार्टीशन के लिए, कर देना पड़ेगा। नहीं, करता इज डिफरेंट मैटर। यहां पे अभी को पार्टनर की बात हो रही है, जो पार्टीशन का जिसके पास राइट है। करता इज व्हाट? हेड ऑफ द फैमिली। जो एचयूएफ में कहीं पे भी सिग्नेचर करने होंगे तो वो आएगा। एचयूएफ में अनलिमिटेड लायबिलिटी करता की होती है,
तो वो कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। वो पर्सनली राइट जो है दैट विल बी अवेलेबल टू लीगल हेयर। चलो इतना क्लियर है। चलो ये एक्सेप्शन इतने क्लियर है, एक्सेप्शन पहले। ओके नेक्स्ट टॉपिक। तो ये हमने देखे टैक्स रेट फॉर इंडिविजुअल एचएफ, एओपी, बीओआई, एजेपीज। नाउ एलएलपी, वेरी सिंपल। एलएलपी के लिए स्लैब रेट है ही नहीं, फ्लैट रेट, मतलब 30% फ्लैट रेट। फॉर्म और एलएलपी के लिए नो स्लैब रेट, नो बेसिक एग्जामिशन लिमिट, जो भी अर्न करेंगे फ्लैट 30%। सेम वे कंपनी, और ये सभी में टैक्स जहां जहां पे होगा उस पे हेल्थ एंड एजुकेशन से तो लग ही जाएगा, प्लस स्पेशल रेट तो अलग से एप्लीकेबल होगा ही होगा। मतलब अगर फर्म या एलएलपी ने लॉन्ग टर्म गेन अर्न किया है तो वहां पे 12.5 लग जाएगा। तो उल्टा फर्म के लिए बेनिफिशियल है कैपिटल गेन। नेक्स्ट टैक्स रेट फॉर कंपनी। कंपनी दो तरह की होती है, एक डोमेस्टिक कंपनी, एक फॉरेन कंपनी। तो 5% में हमने ये भी देखा, डोमेस्टिक कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो इंडियन कंपनी है और जिसने अरेंजमेंट कर रखा है डिविडेंड डिक्लेयर करने का या पेमेंट करने का इन इंडिया। डोमेस्टिक कंपनी में ओके, वन मोर थिंग, एक लॉजिक मैं आपको बता दूं यहां पे। अगर आप देखोगे हमारा करंट ईयर कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 आपके अटेम्प्ट के लिए, बराबर। असेसमेंट ईयर 25-26। तो करंट ईयर मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपका टैक्स रेट 25 होगा या 30 होगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है। बोले देखो नॉर्मली क्या होता है पता है, अगर करंट ईयर में कुछ भी आएगा तो उसकी लिमिट उसके प्रीवियस ईयर के टर्नओवर पे डिपेंडेंट रहती है, क्योंकि करंट ईयर में एप्लीकेबल करोगे, करंट ईयर तो खत्म ही नहीं हुआ है, तो करंट ईयर का तो टर्नओवर मुझे पता ही नहीं है, तो इसके पहले का जो ईयर है उसका देखते हैं। यहाँ पे तो इससे पहले का भी पहले किया 22-23 बताया, ये 2 साल पीछे क्यों चल रहे हैं, उसका एक सिंपल लॉजिक है। क्या हाँ, रनिंग होगा तो मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बजट ओके, हमारा ये बजट जो है, जो अभी आप करंट असेसमेंट कर रहे हैं, वो बजट कब आया होगा, February 24 में। अगर उन्होंने 23-24 किया तो फरवरी में जैसे ये लिमिट आई तो पता होगा कि अभी फरवरी चल रहा है, तो मार्च तक हम कुछ भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने उससे भी पहले का ईयर कंसिडर किया है। तो 22-23 फाइनेंशियल ईयर में अगर कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ से एक्सीड नहीं है, 400 करोड़ से, तो फिर उसका टैक्स रेट होगा फ्लैट 25 वरना 30%, जो कि कंपनी को ऑप्शन भी दिया गया है कंसेशनल रेट का। जैसे इंडिविजुअल को, और देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो ऑप्शन दिया है 115 बीएसई कंसेशनल रेट, ये किसको दिया है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपीस। सर व्हाट अबाउट द कंपनी को भी कुछ कंसेशन दो, ठीक है दिया, कितना 115 बीएबी 15%, 115 बी डबल है 22%। सर ये कौन सी सेक्शन है और इसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये सब फाइनल लेवल पे करोगे। कंपनी का कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट टैक्स रेट। फॉरेन कंपनी में लेटेस्ट अमेंडमेंट, फॉरेन कंपनी में लेटेस्ट अमेंडमेंट, पहले लास्ट असेसमेंट ईयर में आपने 40% यहां पे किया होगा, फॉरेन कंपनी में लेटेस्ट अमेंडमेंट आ गया और फॉरेन कंपनी के लिए टैक्स रेट अभी हो चुका है 35%, याद रखना लेटेस्ट अमेंडमेंट। और टैक्स रेट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स रेट है 10,000 तक 10%,
10 to 20 20% and more than 20,000 30%. ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी में वैसे ज्यादा इनकम होती भी नहीं है और वैसे भी उसमें एक एटीपी का डिडक्शन मिलता था, उसकी वजह से ये छोटा सा स्लैब रेट रखा गया है, बराबर है। उसमें भी ऑप्शन है, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो आप ऑप्ट कर सकते हो 115 BAE 15% फ्लैट, 115 BAD 22% फ्लैट, ये भी आप फाइनल लेवल पर करोगे। देखो एक बात समझ लो, इंटर लेवल पे हम सिर्फ इंडिविजुअल पे फोकस करेंगे, इसके अलावा बाकी जितने भी पर्सन है सभी फाइनल लेवल पे आएंगे, सभी में 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से तो लग ही जाने वाला है, बराबर है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे सरचार्ज। सर ये सरचार्ज क्या है? सरचार्ज है टैक्स ऑन टैक्स, सरचार्ज टैक्स ऑन टैक्स, मतलब आपकी इनकम हुई उस पर टैक्स लगाया, अभी टैक्स पे भी टैक्स लगाओ, क्यों? आप तो बहुत रिच हो और आप वो टैक्स बेयर कर सकते हो। अमिताभ बच्चन जी से बोला जाए कि आप थोड़ा 1-2 करोड़ टैक्स ज्यादा दे दो, बोले क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो दे दूंगा, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी इनकम जो होगी वो तो 5 करोड़ से ऊपर होगी, 1 करोड़ से ऊपर होगी, 2 करोड़ से ऊपर होगी, तो इन्होंने बोला स्लैब लगा दिया, उसमें भी 50 लाख तक की इनकम को ये बोलते हैं ठीक ठाक इनकम है, इतनी ज्यादा इनकम है नहीं, सरचार्ज लेने लायक नहीं है। तो अगर आपकी इनकम एनुअली 50 लाख, इनकम बोले तो टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, मतलब कि जीटीआई में से एटीसी से एटीयू के डिडक्शन आपने क्लेम कर लिए, फाइनली आपकी जो टैक्सेबल इनकम है अगर वो 50 लाख या उससे कम है तो आपसे हमें कोई सरचार्ज नहीं चाहिए, आप गरीब हो, ठीक है, मतलब गरीब नहीं है बट फिर भी 50 लाख तक आपको ज्यादा टैक्स बर्डन देना नहीं चाहिए। बट अगर आपकी इनकम 50 लाख से भी ज्यादा है, हाँ, तो फिर हम यहां पे आपसे टैक्स तो लगाएंगे ही लगाएंगे, टैक्स पे एडिशनल 10% सरचार्ज लगेगा। और ये सरचार्ज किस पे होगा समझना, सरचार्ज इज ए एडिशनल टैक्स ऑन टैक्स। मतलब करना क्या है, मान लीजिए आपकी इनकम हुई 75 लाख, ओके, इनकम हुई 75 लाख। अभी देखो आपका डिफॉल्ट टैक्स रेजिम हो या ऑप्शनल टैक्स रेजिम, 50 लाख से 1 करोड़ तक आपका सरचार्ज रेट क्या है 10%। चलो काउंट करते हैं कैसे सरचार्ज आएगा। इनकम कितनी हुई 75 लाख, हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे आ जाओ मिस्टर कपिल। ओके देखो यहां पे इलस्ट्रेशन नंबर 7, मिस्टर कपिल हैविंग इनकम ऑफ 75 लाख रुपीस, और यहां पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है डिफॉल्ट और ऑप्शनल दोनों में। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में फर्स्ट 15 लाख, अब देखो फर्स्ट 15 लाख में क्या होगा, 3 लाख, 3 to 7, 7 to 10, 10 to 12, 12 to 15, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा 20, 30, 30, 60, सभी को मिला के क्या हो गया 140, इज इट, बराबर है। और 60 लाख पे 30%, 18 लाख, तो टोटल टैक्स आया 19,40,000। अभी होगा क्या, देखो सरचार्ज कहां पे लगाना है, टैक्स के बाद सरचार्ज, टोटल पे एजुकेशन सेस, टैक्स के बाद पहले सरचार्ज आएगा, फिर आएगा टोटल टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज, और फिर उस पे 4% लगेगा, मतलब एजुकेशन सेस भी ज्यादा लगाओगे ना ऑब्वियसली। समझ में आ रहा है? तो यहां पे अगर आप देखोगे 194 का टैक्स एज इट इज बढ़ गया। ये सरचार्ज क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आप इतने रिच हो कि आपका इनकम वैसे भी 75 लाख है, 2 लाख ज्यादा टैक्स दे दोगे तो आपका क्या जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा 2134, उस पे 4%, तो 22,19,360 विल बी द टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज। तो सरचार्ज इज अ टैक्स ऑन टैक्स। चलो इतना क्लियर है। अभी यही सम अगर हम देखें ऑप्शनल टैक्स रेजिम में तो फर्क क्या पड़ेगा, तो आपको स्लैब रेट चेंज करना होगा। यहाँ पे एज नहीं दी है तो लेस देन 60 मान लेते हैं। 10 लाख तक उसका टैक्स रहेगा 1,12,500, और 10 लाख से ज्यादा 65 लाख पे 30%, तो इसका टैक्स रहेगा 20,62,500 प्लस सरचार्ज 10%,
tax including surcharge plus 4%. So 23,59,500 will be your tax including surcharge and education cess. So this is how surcharge rate will be. इतना क्लियर है? इसमें कोई डाउट? फिर यहां पे अगर आप देखोगे, मान लीजिए 75 लाख हमने लिया, 1 to 2 करोड़ होगा तो 15% सरचार्ज, 2 to 5 करोड़ तो 25% सरचार्ज। बट अगर 5 करोड़ से भी ज्यादा है तो यहां पे डिफरेंस है। डिफरेंस ये है 115 BAC डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज 25 है, उससे ज्यादा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 115 BAC में 2 करोड़ से ज्यादा अगर आपकी इनकम है तो 25% ही सरचार्ज आएगा। आपकी इनकम 4 करोड़ है, 6 करोड़ है, 10 करोड़ है, 50 करोड़ है, कुछ भी है, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में मैक्सिमम सरचार्ज आएगा 25%। बट ऑप्शनल में 5 करोड़ से ऊपर गए तो 37% सरचार्ज आ सकता है। ये डिफरेंस ध्यान रखना, बाकी दोनों में कॉमन ही है। सिर्फ लास्ट जो 37% है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल में है, डिफॉल्ट में नहीं है। चलो देखते हैं 1 करोड़ 95 लाख एंड 1 करोड़ 85 लाख। डिफॉल्ट में 1 करोड़ 95 लाख, ऑप्शनल में 1 करोड़ 85 लाख। चलो काउंट करो यहां पे, दोनों फटाफट से कैलसी पे काउंट करके मुझे बताओ क्या होगा। चलो इज इट क्लियर? तो अगर आप यहां पे देखोगे डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में 140 और 1 करोड़ 80 लाख पे 30%, सरचार्ज आएगा 15%, 1 to 2 करोड़ 15% और प्लस 4%। सेम वे अगर आप यहां पे देखोगे मिस्टर गुलाटी, ओके, तो यहां पे 53, 60, 61, 64, 15% सरचार्ज। ये चेक कर लेना एक बार, सब सही है? इतना आ रहा है देखो आपको, ऑप्शनल टैक्स रेजिम एज है यहां पे, जस्ट मिनट, गुलाटी में मैंने यहां पे मैं एज देना भूल गया हूं, एज लिख लेना, एज है 65, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। एज यहां पे 65 है तो 110 आएगा। यहां पे शुरू होगा स्लैब रेट 3 लाख, तो 1,10,000। चलो अभी चेक कर लो, सही है?
अभी कोई डाउट? चलो इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट, मिस्टर जी एज 50 और यहां पे डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में 6 करोड़ की इनकम है, ऑप्शनल टैक्स रेजिम में 5 करोड़ 70 लाख। तो यहां पे अगर आप देखोगे 140 और बाकी 585 पे 30%, क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है तो वहां पे 37% नहीं आएगा, मैक्सिमम सरचार्ज आएगा 25%। याद रखना, यहीं पे अगर आप देखोगे तो ऑप्शनल टैक्स रेजिम पे सरचार्ज हो जाएगा 37%। ओके, तो 1 करोड़ 76 लाख 90,000 पे 25% और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बराबर है। चलो नेक्स्ट, 5 करोड़ 70 लाख, उस पे सरचार्ज आएगा टैक्स पे 37%। दिस इज हाउ इट इज। तो ये हमने देखा। अभी देखो मैंने मार्जिनल का कंसेप्ट अभी समझाया नहीं है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले हमने इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपीस के टैक्स रेट किए, डिफॉल्ट में, नॉर्मल में, स्पेशल रेट किए, फिर सरचार्ज। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सरचार्ज सभी पर्सन का कंसिडर कर रहा हूँ, डिफॉल्ट में, नॉर्मल डिफॉल्ट में एंड ऑप्शनल में। फिर उसके बाद मार्जिनल का कंसेप्ट आएगा, उसके बाद रिबेट का कंसेप्ट आएगा। स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, ठीक है। चलो, और तो सर आपने बोला था कि ये सभी पर्सन का तो हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि मॉड्यूल में बेसिक चैप्टर में आपको ये सारे सरचार्ज के रेट, टैक्स रेट सभी पर्सन के दिए हुए हैं, तो सभी पर्सन का सम एमसीक्यू कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, तो इसलिए हमें करना पड़ेगा। तो सरचार्ज इन केस ऑफ एओपी, सर पर एओपी का तो ऊपर आ गया ना, हाँ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का सर्च था तो यहीं पे आ गया ना, इंडिविजुअल एचयूएफ, बीओआई, एओपीज एंड एजेपीज। हाँ, बट एओपी जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंपनी एज ए मेंबर है, उसके लिए कुछ स्पेशल रेट है। ऐसे एसोसिएशन ऑफ, मान लीजिए दो कंपनी है, दो कंपनी ने मिला के कोई एसोसिएशन बनाया और उस एसोसिएशन में मेंबर कौन है, सिर्फ कंपनी, और कोई मेंबर है क्या इंडिविजुअल, बोले नहीं, सिर्फ कंपनी मेंबर है। ऐसा एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंपनी एज ए मेंबर है, उसके लिए सरचार्ज का रेट मैक्सिमम होगा 15%। देखो नॉर्मल एओपी के लिए बताओ मुझे क्या सरचार्ज का रेट है नॉर्मल, 50 लाख तक नो सरचार्ज, 50 to 1 करोड़ 10, मतलब 50 तो मतलब मोर देन 1 करोड़ टू 2 करोड़ 15, बस। फिर यहां पे क्या हो जाएगा, देखो 50 लाख नो सरचार्ज, 50 to 1 करोड़ 10, और फिर मोर देन 1 करोड़ 15%, बस, उससे आगे ही नहीं। नो 25, नो 37, किसमें, एओपी जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंपनी एज ए मेंबर है। समझ में आ रहा है? तो एक ऐसा सम भी कर लेते हैं जिसमें एओपी नॉर्मल है, एओपी कंपनी एज ए मेंबर है, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। तो देखते हैं सम यहां पे। आप एओपी हो, आपकी इनकम है 2 करोड़ 80 लाख, आपकी इनकम है 2 करोड़ 80 लाख, बट एक एओपी ऐसे है जिसमें कोई भी पर्सन एज ए मेंबर है, और दूसरी एओपी है सिर्फ और सिर्फ कंपनी एज ए मेंबर। हाँ, तो फिर यहां पे सरचार्ज मैक्सिमम कितना हो जाएगा, इस केस में मैक्सिमम सरचार्ज होगा 15%, जबकि यहां पे नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल बोले तो 25%। तो यहां पे अगर आप देखो एओपी रेगुलर, तो अभी मैं यहां पे कंसीडर कर रहा हूं ऑप्शनल टैक्स रेजिम, तो 112,500, 112,500, 81, 81, सरचार्ज यहां पे हो जाएगा 25 और सरचार्ज यहां पे हो जाएगा 15%, बस, बाकी सब सेम। मैक्सिमम सरचार्ज रेट फॉर 15% फॉर एओपी हैविंग ओनली कंपनीज एज अ मेंबर। समझ में आ रहा है?
नेक्स्ट, सरचार्ज फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी का मोर और लेस सेम है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर हम बात करें 1 करोड़, अभी देखो सीधा यहाँ पे 1 करोड़ पहुंच गए, 50 लाख कोटा दिया, 1 करोड़ पे नो सरचार्ज। 1 से 10 करोड़ 7%, मोर देन 10 करोड़ 12%। याद है कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी एक आता था ऑप्शनल टैक्स रेजिम, उसमें 115 बीएडी 115 बीएई। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी ने वो ऑप्शन में ऑप्ट किया है तो उसका फ्लैट सरचार्ज रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम 10%। फॉर्म के लिए 1 करोड़ तक नो सरचार्ज, मोर देन 1 करोड़ 12%। फॉर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी। और कंपनी की बात करें तो डोमेस्टिक कंपनी में भी स्लैब रेट 1 से 10 से ज्यादा, नील 7 12 कोऑपरेटिव जैसा ही। बट फॉरेन कंपनी में नील 2 and 5, फॉरेन कंपनी में सरचार्ज थोड़ा कम हो जाएगा 2% 5%। अगेन कंपनी में 2 ऑप्शनल टैक्स थे, 115 BAA 115 BAB। अगर उसमें ऑप्ट किया है 15% 22% एज द केस में भी, तो वहां पे आपका सरचार्ज हो जाएगा फिक्स 10%। हाँ वो बहुत सारी है, बट वो सब आप डिटेल में फाइनल रन करेंगे। अभी के लिए हमें सिर्फ ये रेट और वो भी एक्सेप्शनल केसेस में याद रखने, सभी केसेस में आपको पूछने वाले नहीं, डोंट वरी। हाँ तो अगर हम कोऑपरेटिव की बात करें, कोऑपरेटिव का टैक्स रेट क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 11। कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैविंग इनकम ऑफ 2 करोड़। तो देखो यहां पे कोऑपरेटिव में क्या होगा, 2 करोड़ तक कोऑपरेटिव में एक्चुअली डिफॉल्ट जो है, डिफॉल्ट वो है नॉर्मल स्लैब रेट कोऑपरेटिव में 10,000 से 20,000, 20,000 से 2 करोड़। ओके, और उस पे सरचार्ज लगेगा 7%। और फिर हेल्थ एंड एजुकेशन से। बट अगर 115 बीएडी में ऑप्ट किया है तो उसमें क्या हो जाएगा, इरिस्पेक्टिव इनकम 115 बीएडी फ्लैट 22%। कहां पे लिखा था, टैक्स रेट फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, टैक्स रेट फॉर कोऑपरेटिव 115 बीएडी, 115 बीएडी में कितना है, फ्लैट 22, और यहां पे फ्लैट 15 बीएई में। और इन दोनों में सरचार्ज क्या होगा, 10% मैक्सिमम। ओके, तो यहां पे अगर आप देखोगे 22% टैक्स, सरचार्ज फ्लैट, और सेस इफेक्टिव रेट हो जाएगा 25.166। वो सीधा हो जाएगा, फ्लैट रेट दे तो यहां पे स्लैब वाइज लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा 2 करोड़ पे 22%, फिर उसमें 10% ऐड करो, फिर उसमें 4% ऐड करो, तो ये 50,33,600 आ जाएगा। अगर हम डोमेस्टिक कंपनी की बात करें तो डोमेस्टिक कंपनी में टैक्स रेट डिपेंड करता है 400 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है कि कम है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे दिया, डज नॉट एक्सीड 400 करोड़ 25% फ्लैट टैक्स रेट, एक्सीड 400 करोड़ 30% फ्लैट रेट। समझ में आ रहा है। और क्योंकि यहाँ पे 4 करोड़ है, इसका मतलब हुआ 1 करोड़ तक नो सरचार्ज, 1 से लेके 10 करोड़ तक 7% सरचार्ज, 10 करोड़ से ऊपर 12% सरचार्ज। देखो आज आपको क्या करना है होमवर्क में, ये जितने भी टैक्स रेट और सरचार्ज के रेट है, अभी मार्जिनल रेट नहीं करेंगे आज, ठीक है। टैक्स रेट और सरचार्ज के जो भी रेट हैं वो सब आपको लर्न करके आने हैं, कल मैं आपको पूछने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखोगे 4 करोड़ 50 लाख 4 करोड़ 50 लाख 60,000 पे 25% 30%, सरचार्ज रहेगा 7, हेल्थ एंड एजुकेशन से 4। चलो इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट। अभी ये मार्जिनल लिफ्ट का क्वेश्चन है, वो बात। चलो पहले इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट।
फिर जैसे ये सारे इलस्ट्रेशन खत्म हो गए ना, तो मैंने यहाँ पे आपको क्लास वर्क दिया हुआ है, वो भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, लास्ट में क्लास वर्क पे आ जाओ। देखो मैंने क्या किया है, पहले आपको कंसेप्ट दिए हैं, मतलब थियरी, कंसेप्ट, देन इलस्ट्रेशन, नाउ क्लास वर्क। तो क्लास वर्क में भी देखो, सिर्फ आपको आंसर से क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आने चाहिए। एक्चुअली विदाउट आंसर भी आप आंसर सॉल्व कर पाए, फॉर्मेट में लिख पाए, अच्छे से प्रेजेंट कर पाए, इसीलिए मैंने अनसॉल्व क्वेश्चन भी क्लास वर्क में करवाने वाला हूं, और फिर लास्ट में होम असाइनमेंट। ओके, तो घर पे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मिस्टर एक्स हैज ए टोटल इनकम ऑफ 16 लाख फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 कंप्राइजिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, फिक्स्ड डिपॉजिट एटसेट्रा। तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम 115 बीएसी में उसका टैक्स कैलकुलेट करो। तो प्रॉपर हेडिंग के साथ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी of Mr. X for assessment year 2025-26. तो अगर आप देखोगे 16 लाख, और यहां पे हम बात करते हैं डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, वन 115 BAC के बारे में, बराबर है। तो अप टू 3 लाख नो टैक्स, 3 लाख से ज्यादा 7 लाख तक, तो वहां पे हो जाएगा 5%। तो ये हो जाएगा 20, मोर देन 7 अप टू 10, 3 लाख, 3 लाख पे आ जाएगा 10%, दैट्स 30,000। मोर देन 10 टू 12, 2 लाख, उस पे आएगा 15%, दैट्स 30,000। फिर मोर देन 12 टू 15, 15 नहीं, बट अभी हमारी इनकम कितनी है, मैक्सिमम 14, तो फिर 14। हाँ, कई बार फिर क्या होता है, तो चले जाते हैं, नहीं 16 लाख है, हाँ, तो फिर आपको 15 तक जाना पड़ेगा। आई थॉट 14। हाँ, तो 12 टू 15 20%, 60। वैसे भी हमें पता है 15 लाख तक तो 140 फिक्स ही, और फिर मोर देन 15 लाख क्या होगा, 1 लाख, उस पे 30%, 30,000। तो टोटल टैक्स हो जाएगा 170 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। तो टैक्स रेट मतलब टोटल टैक्स पेबल 176,800। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू कैलकुलेट। चलो, इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट? तो ये हमने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम पे किया। ऐसा ही एक क्वेश्चन अगर आप देखोगे 16 लाख, बट यहां पे क्या है, शिफ्ट आउट, और एज भी दी है। तो सर अगर यही एज ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में दिया होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन का बेनिफिट है वो सिर्फ आपको ऑप्शनल में मिलता है, डिफॉल्ट में तो यही रहेगा, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज। हाँ, तो फिर यहाँ पे तो 3 अलग लगाएंगे, एक है क्वालिफाई नॉर्मल, सीनियर, वेरी सीनियर। तो एक में 250 का स्लैब, एक में 3 लाख का, एक में 5 लाख का। चलो करते हैं काउंट। सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स
ऑफ मिस्टर एक्स, एज 45। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट 250 पे नो टैक्स, फिर 251 वहां से लेके 5 लाख, तो 5%, 12,500, 5 लाख to 10, 20%, 1 lakh, or more than 10, 30%, तो 6 लाख का 30, 180, इसका टोटल होगा 292,500 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, 11,700, तो यहाँ पे क्या आएगा 3,04,200। क्लियर है। अभी यही आप सीनियर सिटीजन के लिए काउंट करोगे तो क्या होगा, सेम। फिर सिर्फ फर्क क्या होगा यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 लाख से शुरू होगा इंस्टेड ऑफ 250, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे फर्क कितना पड़ेगा, तो बोले 10,000। यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इट्स 290 प्लस 4, 11,600, तो टोटल टैक्स लायबिलिटी विल बी 3,01,600। ओके, अगर एज 63 है रेसिडेंट इंडिविजुअल, और अगर एज 82 है तो फिर तो 5 लाख से ही शुरू होगा, 5 लाख तक तो नील, 5 to 10, 20%, 2 lakh, sorry 1 lakh, or more than that 180, so it will be 280 plus 4%, 291,200। चलो, इज इट क्लियर। तो ये थे हमारे टैक्स रेट्स फॉर वेरियस पर्संस एंड सरचार्ज रेट फॉर वेरियस पर्सन। अभी मैंने सरचार्ज में मार्जिनल लेवी का कंसेप्ट बाकी है, प्लस सरचार्ज ऑन स्पेशल रेट इनकम कैपिटल गेन पे कितना सरचार्ज लगेगा, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, चलो इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट।